नमस्कार सभी को, मार्के सैनी। देखो, आज अपन वीडियो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर बात करने वाले हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से सवाल पूछने की संभावना हर बार रही है और हर बार यहाँ से सवाल पूछा गया है, जिसमें से जैसे एक आपके सूखा और अकाल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो सूखा अकाल क्या है और इससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं राजस्थान में है, और साथ में किस प्रकार की सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, कैसी योजनाएं चला जा रही हैं, सबकी अपन बात करेंगे। एक अपने सब सिलेबस का हिस्सा है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण के साथ में ही आप अपने सिलेबस में लिख रखा है कि बढ़ता हुआ रेगिस्तान। तो कुछ बातें तो आप भौतिक प्रदेश में पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बातें इसके अलावा हैं जिनके बारे में बात कर ली जाएगी। एक साथ में भूमि अपने सिलेबस में दे रखा है, तो अपन भूमि में बात करें तो बंजर भूमि के बारे में राजस्थान में बात करेंगे कि राजस्थान का कितना क्षेत्र बंजर भूमि के रूप में आता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के द्वारा ये कितना क्षेत्र काउंट किया गया है। एक जो टॉपिक अपना रहने वाला है इसमें, वो भूमिगत जल के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। भूमिगत जल, और भूमिगत जल की बात करें तो आप जानते हैं कि राजस्थान में कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनको डार्क जोन या अतिदोही क्षेत्र के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगभग जो भूमिगत जल है वो बहुत नीचे चला गया है, और उस वजह से काफ़ी समस्याएं आने वाले समय के अंदर एक चेतावनी के रूप में है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट जल का आने वाला है। तो आने वाले समय के अंदर देखा जाए तो अन्न का और जल का संकट, ये बड़ा भयानक संकट हो सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सूखा अकाल, मरुस्थलीकरण, बंजर भूमि और भूमिगत जल, इससे संबंधित सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और साथ में इन टॉपिकों से संबंधित जो भी विशेष बात है जिनके बारे में अपने को अच्छी तरीके से सीखना है। तो एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन सूखा और अकाल से संबंधित ही बात करते हैं, और उसके बाद में एक एक करके हर टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। देखो, सूखा की अगर बात की जाए तो सूखा को अपन दो रूपों में देख सकते हैं। सूखा कई टाइप का होता है। अभी वो टाइप देखेंगे अपन कि कौन कौन से प्रकार का सूखा मिलता है। इसमें से अगर इसका एक टाइप अगर देखें तो आप एक सामान्य सूखा होता है। सामान्य सूखे का मतलब ये है कि जैसे किसी क्षेत्र विशेष में जितनी बारिश हो रही थी, उस बारिश में से अगर 25% की कमी आ जाए, 25% की कमी, मान लो किसी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर बारिश होती है और उसमें भी 25 सेंटीमीटर की और कमी आ जाए, औसत रूप से अगर देखा जाए तो औसत कमी है ये। इस 25% की औसत कमी को ही अपन सामान्य सूखा के नाम से जानते हैं। तो सामान्य सूखा होता है उस टाइम में तो फिर भी जो प्रयास करके, छोटे मोटे प्रयास करके, और इस सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन एक सूखे की कैटेगरी है जिसको आप तीव्र सूखा के नाम से जानते हैं। और तीव्र सूखा में आपको यह समझना है कि किसी क्षेत्र विशेष में और उसके औसत बारिश के अंदर 50% की कमी आ जाए। अगर औसत में 50% की कमी है किसी क्षेत्र विशेष में, तो वो जो सूखे की कैटेगरी होती है उसको तीव्र सूखा बोलते हैं। और ये जो अकाल होता है ये परिणाम होता है। जैसे सूखा, अगर बारिश कम होगी तो उसका परिणाम अपने को किस रूप में देखने को मिलेगा? अकाल के रूप में देखने को मिलेगा। तो अकाल तो एक परिणाम है सूखे का, कि सूखा आएगा तो साथ में अकाल लेके आएगा। और जब अकाल पड़ता है, राजस्थान के अंदर आज तक कौन कौन से अकाल पड़े हैं, कैसे कैसे अकालों के नाम हैं, और कौन कौन से सालों में कितने कितने जिले अकाल से प्रभावित रहे हैं, ऐसी बातें पूछी जाती हैं। साथ में यह भी पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्याएं ज्यादा रहती हैं पूर्वी राजस्थान में। तो अभी समझेंगे सारी चीजों को कि पूर्वी राजस्थान में अकाल और सूखे जैसी समस्याएं थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, किसकी तुलना में? पश्चिमी राजस्थान की तुलना में। तो एक तो ये दो शब्दों के बारे में आपको जानना है कि एक सामान्य सूखा होता है, एक तीव्र सूखा होता है। तो औसत जो बारिश होती है उसमें अगर 25% की कमी आ जाए तो उसको अपन सामान्य सूखा बोलते हैं। और बारिश के औसत में यदि 50% की कमी हो जाए तो उसको तीव्र सूखा के नाम से जानते हैं। और जब तीव्र सूखा पड़ता है, आज तक के कई साल ऐसे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भयंकर अकाल जैसी समस्याएं पड़ी हैं, और इस टाइम में सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
उन कार्यक्रमों की भी बात करेंगे कि कौन कौन से सरकार के प्रयास थे, कौन कौन से कार्यक्रम थे। हालांकि योजनाएं और कार्यक्रम जो भी हैं उनको अपने एक साथ में मरुस्थलीकरण, सूखा से संबंधित जो भी है उनको एक साथ में देख लेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन सूखे के प्रकार देखते हैं कि सूखे के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सूखे के प्रकारों की बात करें तो बहुत आराम से इन चीजों को समझना है, और ये अपनी वीडियो की एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपको अच्छी तरीके से इन चीजों को तैयार करना है। जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया कि एक सामान्य सूखा होता है, और सामान्य सूखा यानी वर्षा के औसत में 25 सेंटीमीटर की कमी आ जाए, 25% की कमी आ जाए, तो ऐसे को अपन सामान्य सूखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे तीव्र सूखा की बात करें तो ये कमी अगर लगभग 50% हो जाए, यानी वर्षा के औसत में 50% की कमी आ जाए, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तीव्र सूखा के नाम से जानते हैं। तो दो शब्द तो आपको समझ में आ गई कि एक सामान्य सूखा होता है और एक सूखे की जो कैटेगरी है वो तीव्र सूखा होता है। एक देखो मौसमी सूखा होता है। अब आप कहोगे सर ये मौसमी सूखा क्या होता है? तो मौसमी सूखा क्या होता है कि किसी मौसम विशेष के अंदर जितनी बारिश हो रही थी उस बारिश के औसत में कमी हो जाए। मान लो किसी मौसम के अंदर 50 सेंटीमीटर बारिश होती है या 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, उसमें औसत रूप से अगर कमी आ जाए तो ऐसे को अपन कौन सा सूखा बोलते हैं? मौसमी सूखा बोलते हैं। यानी किसी मौसम विशेष के अंदर और वर्षा के औसत में अगर कमी हो जाए तो ऐसे सूखे को अपन मौसमी सूखा के नाम से जानते हैं। जैसे पता है कि गर्मियों के टाइम में इतने सेंटीमीटर राजस्थान में बारिश होती है, या सर्दियों के टाइम में इतने सेंटीमीटर राजस्थान में बारिश होती है, तो कोई भी मौसम ले लो आप, उस मौसम विशेष के अंदर जितनी बारिश होती थी उसमें अगर कमी हो जाए या उसके प्रतिशत में कमी आ जाए तो वो मौसमी सूखा होता है। एक होता है फसली सूखा। फसली सूखा किसी फसल विशेष के संदर्भ में काम में लिया जाता है शब्द। जैसे मान लो हो सकता है कि एक तरफ आपने गेहूं की खेती कर रखी है, या एक तरफ मान लो बाजरा बो रखा है, और एक तरफ आपने चावल की खेती कर रखी है। अब मान लो किसी टाइम में बारिश मान लो 50 सेंटीमीटर ही हो पाई, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर हो पाई तो बाजरा तो शायद 50 सेंटीमीटर बारिश के अंदर रह जाएगा, लेकिन चावल के लिए इतनी वर्षा जो है पर्याप्त नहीं है। तो चावल के लिए इतनी वर्षा पर्याप्त नहीं है, चावल उगाने के लिए ज्यादा बारिश होती थी उस क्षेत्र में और उस बारिश में कमी हो गई। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है उसके लिए अपन शब्द काम में लेते हैं कौन सा? फसली सूखा। यानी किसी फसल के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होती है या जितनी वर्षा की आवश्यकता होती है उसमें अगर कमी हो जाए तो ऐसे क्षेत्र के लिए शब्द काम में लिया जाता है कौन सा? फसली सूखा। तो फसली सूखा किसी फसल विशेष के लिए होता है कि इतनी बारिश के अंदर ये फसल उगती है, और अब की बार बाजरे के लिए इतनी बारिश चाहिए थी और बाजरे में मान लो हो सकता है कि अब की बार बारिश एकदम से ना हुई हो, बहुत कम हो गई हो, तो शायद बाजरा भी जिंदा नहीं पाएगा। इसका मतलब फसली सूखा किसी फसल विशेष के संदर्भ में अपन समझ सकते हैं कि किसी फसल के लिए जितने पानी की आवश्यकता थी उसके उतनी बारिश से उस टाइम में औसत रूप से वहां पे कम हो पाई उस फसल के लिए, तो ऐसे को फसली सूखा के नाम से जानते हैं। मौसमी सूखा किसी मौसम विशेष में अगर कम बारिश हो पाती है तो वो मौसमी सूखा होता है। एक तीव्र सूखा होता है जिसमें 50% तक की कमी आ जाती है बारिश औसत वर्षा के अंदर, और एक सामान्य सूखा होता है जिसके बारे में आपने सीखा है कि औसत बारिश के अंदर 25 सेंटीमीटर की अगर कमी हो जाए तो वो सामान्य सूखा कहलाता है। तो कुल मिला के 4 शब्द आपने सीखे। सबसे पहले एक सामान्य सूखा, एक तीव्र सूखा, एक मौसमी सूखा। मौसम विशेष में अगर बारिश में कमी है, किसी मौसम विशेष में बारिश में अगर प्रतिशत में कमी है या औसत रूप से कमी है तो मौसमी सूखा। किसी फसल विशेष के लिए जितनी आवश्यकता थी उससे कम अगर बारिश हो रही है तो वो फसली सूखा होता है। इसके अलावा देखो एक मृदा नमी सूखा होता है। मृदा नमी सूखा क्या होता है? मृदा में नमी के औसत में कमी आ जाए। मान लो किसी क्षेत्र विशेष में जो जैसी मृदा रहती है, जो मिट्टी है वहां की, और उस मिट्टी में आपको बताया कि इतनी नमी तो कम से कम इसमें रहनी चाहिए, इतनी नमी इसमें आमतौर पर रहती है, उसकी नमी में औसत रूप से अगर कमी आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं मृदा नमी सूखा। तो मृदा नमी सूखा क्या होता है कि मृदा के जो औसत है, यानी मृदा की नमी के अंदर जो औसत रूप से कमी आ जाए, ऐसे सूखे को अपन जानते हैं मृदा नमी सूखा। तो ये कुछ शब्द है, इनके बारे में सामान्य सी जानकारी ली जा सकती है। एक जलीय सूखा होता है। जलीय सूखा देखो क्या होता है?
सतही जल संसाधनों में जल की कमी हो जाए, यानी सतही जल संसाधनों का मतलब जो भी बावड़िया वगैरह हैं, तालाब वगैरह हैं, और इनके अंदर भी आप देखते हैं कि पानी अगर एकदम से खत्म हो जाए तो उसको अपन कह देते हैं कि वो जलीय सूखा है। यानी एकदम से जल के चारों तरफ एकदम से कमी आ चुकी है, और जो जो संसाधन थे सतही जल के, और उन सब जल संसाधनों की बात करें तो वो सूख चुके हैं। ऐसे सूखे को अपन जलीय सूखा के नाम से जानते हैं। तो मृदा नमी सूखा यानी मृदा की नमी के औसत में भी कमी आ जाए, यानी उसके अंदर नमी ना रहे, तो ऐसे को मृदा नमी सूखा कहते हैं। जलीय सूखा, जलीय जो जल संसाधन है उनके अंदर जल की कमी आ जाए तो उसको जलीय सूखा कहते थे। एक है पारिस्थितिकी सूखा। पारिस्थितिकी सूखे की बात की जाए तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी हो जाए, यानी पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही बिगड़ जाए, और उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखा जाए तो जल की कमी हो जाए। जैसे मरुस्थल अपना एक पारिस्थितिकी का जोन मान सकते हैं। अब उस मरुस्थल में एकदम से ही पानी की कमी हो जाए तो वो पूरे मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ सकता है, वहां पे जो भी जीव जंतु है उनकी हालत खराब हो सकती है। तो ऐसे पारिस्थितिकी सूखे के अंदर क्या होता है कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे सूखे को अपन पारिस्थितिकी सूखा बोलते हैं। जलीय सूखा में सारे के सारे जल संसाधन सूख जाते हैं, उनमें पानी की कमी हो जाती है। और मृदा नमी सूखे की बात की जाए तो मृदा में नमी जो रहती है उस नमी की मात्रा में भी गिरावट आ जाए, यानी नमी मृदा के अंदर नहीं बचे, तो ऐसे सूखे को अपन मृदा नमी सूखा के नाम से जानते हैं। तो वो सामान्य सी बातें हैं, इसमें कोई विशेष आपको ऐसा भी नहीं है कोई रटना पड़ेगा। सामान्य से एक दो बार आपने सुन भी लिया तो शायद आसानी से काम चल सकता है। तो दोबारा से अगर देखें तो एक 50% की अगर कमी है औसत वर्षा के अंदर, तीव्र सूखा है, और 25% की कमी है तो सामान्य सूखा है। मौसमी सूखे की बात करें तो किसी मौसम विशेष में अगर जो बारिश होती थी उसमें अगर कमी हो जाए तो वो मौसमी सूखा है। और फसली सूखा किसी फसल विशेष के लिए जितनी पानी की आवश्यकता थी उस पानी की आवश्यकता के अनुरूप उसमें अगर कमी आ जाए तो उसको फसली सूखा के नाम से जानते हैं। मृदा नमी यानी मृदा की नमी की मात्रा में कमी हो जाए और साथ में जलीय संसाधन अगर सूख जाए तो वो जलीय सूखा है। और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको पारिस्थितिकी सूखा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत चलती है। इस कहावत की बात करें तो देखो क्या है, तीजो कुरियो और आठों काल। तीजो कुरियो और आठों काल, इसका मतलब ये समझाने का प्रयास किया है इसमें कि तीसरे वर्ष, हर तीसरे वर्ष में छोटा या अर्ध अकाल राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग ये मान के चलो, ये कहना चाह रहा है कि जो आवृत्ति है अकाल की वो लगभग 3 साल से आपको रिपीट होता दिखाई देगा। हर 3 साल बाद में या 2-3 साल बाद में आपको अकाल जैसी समस्याएं राजस्थान में दिखेंगी। और 8वें वर्ष भयंकर अकाल पड़ता है, आठों काल, यानी लगभग 8 साल में एक बार राजस्थान में आपको अकाल देखने को मिल जाएगा। तो 8-10 साल के अंदर आप ये मान के चलो कि राजस्थान में अकाल, पूरा अकाल, एकदम भयंकर अकाल रिपीट हो ही जाता है किसी न किसी कारण से। लेकिन हर 3 साल बाद में आप देखोगे कि हर 3 साल बाद में रिपीटेशन चलता रहता है अकाल का। और वो अपन जानेंगे कि कौन सी साइड में अकाल जैसी समस्याएं या सूखे जैसी समस्याएं ज्यादा रहती हैं और कौन साइड में कम रहती हैं। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पे तो रिपीटेशन ये ज्यादा होता है। जैसे इसमें अगर देखें तो आप इसको ऐसे समझना कि राजस्थान के मैप के माध्यम से अगर समझना चाहें तो आप ये राजस्थान अपना, और इसमें समझ सकते हैं कि जैसे ये अरावली है और अरावली की पश्चिमी साइड में ये पश्चिमी राजस्थान अपना, पश्चिमी राजस्थान, और ये पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान। और अकाल की आवृत्ति की बात करें, अकाल की आवृत्ति यानी रिपीटेशन की बात करें कि सबसे ज्यादा अकाल की आवृत्ति जो है वो कौन सी साइड में रहती है, तो पश्चिमी साइड में अकाल, आपको अकाल की आवृत्ति ज्यादा मिलेगी। यानी लगभग 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में ऐसे रिपीटेशन आपको मिलेगा लगातार। पूर्वी राजस्थान है, इस साइड में लगभग 8-10 साल से एक बार अकाल पड़ता है, 8-10 साल से एक बार अकाल। जैसे पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जैसे अलवर जो आपका भरतपुर जिला है, भरतपुर, और साथ में अगर बात की जाए जिले की कौन से की, धौलपुर की, तो भरतपुर और धौलपुर राजस्थान में ऐसे जिले हैं जिनमें लगभग 8 साल से आपको एक बार अकाल दिखाई देता है। यानी लगभग अकाल जैसी समस्याएं देखें तो पूर्वी राजस्थान में थोड़ी सी आपको कम नजर आती है। इस साइड में अगर जैसलमेर की साइड की बात करें, जैसलमेर की बात करें, इधर बाड़मेर की बात करें, जालोर की बात करें, पाली की बात करें,
जोधपुर की बात करें, इस साइड के ये जो इलाके मैंने आपको बताए हैं, इस साइड में लगभग 3 साल से रिपीटेशन आपको दिखाई देता है। लगभग 3 साल से अकाल रिपीट हो जाता है। तो 3 साल में एक बार जो अकाल पड़ता है वो कौन साइड में पड़ता है? जैसलमेर, बाड़मेर, आपका जालौर, पाली, जोधपुर, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको आवर्ती ज्यादा मिलेगी। इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जैसे बीकानेर का क्षेत्र है, बीकानेर है आपका, ये हनुमानगढ़ है, चूरू है, इसके अलावा ये अजमेर का क्षेत्र है कुछ, और इस साइड में नागौर वाला क्षेत्र है। इस साइड में अगर देखें तो अकाल लगभग 4 साल में आपको इस साइड में भी अकाल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 साल में अकाल रिपीट हो जाता है। और इस साइड के जिलों की अगर बात की जाए, जिसमें बीकानेर, आपका हनुमानगढ़, चूरू, अजमेर वगैरह, ये जयपुर वगैरह, नागौर वगैरह, इस साइड में आपको लगभग 4 साल से एक बार अकाल जैसी स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये जिले भी याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं कि 3 साल से रिपीट कौन सी साइड में होता है। तो इन जिलों के अंदर लगभग 3 साल से रिपीट हो जाता है। और थोड़ा सा ऊपर इस साइड में चले तो यहाँ पे आपको लगभग 4 साल में अकाल रिपीट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पूर्वी राजस्थान की अपन बात करें तो पूर्वी राजस्थान में लगभग 8 साल से एक बार आपको अकाल दिखाई देगा। और भरतपुर और धौलपुर ऐसे जिले हैं जहाँ पे इस पूर्वी राजस्थान में सबसे कम आवर्ती देखने को मिलती है। तो आप बता सकते हैं कि आवर्ती सबसे ज्यादा कौन सी साइड के जिलों में रहती है? तो जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, इधर बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, इस साइड के जिलों में ये आवर्ती आपको ज्यादा दिखाई देगी। और भरतपुर, धौलपुर की तरफ ये आवर्ती कम दिखाई देगी। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जो बताया गया है कि 3 साल से यहाँ पे अर्ध अकाल रहता है या छोटा अकाल जिसको बोलते हैं, और 8 साल में पूरा भयंकर अकाल आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। तो इस साइड में ये ज्यादा दशाएं पाई जाती हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल जैसी समस्याएं ज्यादा मिलेंगी पूर्वी राजस्थान की तुलना में। पूर्वी राजस्थान में जैसे ये है ना, 4 साल में एक बार तो जैसे डूंगरपुर में भी रिपीट हो जाता है, इधर बूंदी में भी रिपीट हो जाता है। लेकिन इन एक एक जिलों की अगर बीच बीच में बात करें तो डूंगरपुर और बूंदी भी ऐसा जिला है जहाँ पे 4 साल से इसके साथ में अकाल रिपीट होता है। तो इस साइड में भी 1-2 जिले हैं जहाँ पे अकाल जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि कई जगह ऐसी हैं राजस्थान में जहाँ से 3-3 साल बाद में अकाल रिपीट होता है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे 4-4 साल में अकाल आपको दिखाई देगा, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 8 साल में एक बार अकाल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं होता, आमतौर पे हो सकती है अकाल जैसी समस्याएं, जैसे भरतपुर और कौन सा इलाका है, धौलपुर। तो यहाँ पे लगभग 8 साल से आपको दिखाई देता है। तो कुल मिला के इन सबको समझने के बाद में निष्कर्ष एक ही आपको निकालना है कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल और सूखे की जो आवर्ती है वो ज्यादा रहती है। पूर्वी राजस्थान में अकाल और सूखे की आवर्ती आपको उसकी तुलना में थोड़ी सी कम दिखाई देती है। इसके बाद में आगे पढ़ लेते हैं। अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी, और उसके बाद में देखो सूखे की आवर्ती से संबंधित ये पॉइंट आप दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं, और एक एक जिला अपना नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में। तो सूखे की आवर्ती की बात कर रहे हैं अपन कि सूखे की आवर्ती, तो आवर्ती में देखो सर्वाधिक जो आवर्ती रहती है वो आपने बता ही दिया कि पश्चिमी जो राजस्थान अपना, इस पश्चिमी राजस्थान में सूखे की जो आवर्ती है वो आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगी। ये कुछ जिले हैं जिनके नाम आपको साथ में याद रख लेने हैं। जैसे 3 साल में एक बार जो अकाल पड़ता है, तो 3 साल में जो रिपीट होता है वो जैसलमेर में रिपीट होता है, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। ये कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे मैप के माध्यम से अभी आपने समझा ही है कि जो नीचा वाला भाग है उसके अंदर जैसे जैसे रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है, तो जिस साइड से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है मरुस्थल, तो नीचे की साइड में अगर देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 3 साल में आपको अकाल जैसी समस्याएं मिल जाएंगी। कुछ ऐसे जिले आपको याद रखने हैं जहाँ पे अकाल लगभग 4 साल से रिपीट हो जाता है। उनमें बीकानेर का आपने नाम समझा, हनुमानगढ़, चूरू, इसके अलावा नागौर, इसके अलावा अजमेर, इसके अलावा डूंगरपुर और बूंदी, ये जिले भी आप उसमें शामिल कर लेना। तो 4 साल में एक बार रिपीट होता है कहाँ पे? बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, डूंगरपुर और बूंदी। ये ऐसे जिले हैं जिनमें आपको याद रखना कि यहाँ पे लगभग 4 साल में काल जैसी समस्याएं दिखाई देंगी। 3 साल में एक बार में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, ये सारी चीजें अपन बहुत आराम से इनको कर रहे हैं, और साथ में ये एक रिवीजन क्लास के तौर पे अपन ले रहे हैं ताकि एक आपका रिवीजन टाइप हो जाए इन टॉपिकों को लेकर। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम पूर्वी राजस्थान के अंदर इसका विस्तार है। जो अपना बैच चल रहा है उसके अंदर तो अपन बहुत विस्तार से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी जो 60 नंबर का मामला है उसमें इस पे बात अच्छी तरीके से की जाएगी।
न्यूनतम की अगर बात की जाए तो न्यूनतम पूर्वी राजस्थान में, न्यूनतम आवर्ती सूखे की जो रहती है वो कहाँ पे रहती है? पूर्वी राजस्थान में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 8 साल में एक बार अकाल जैसी समस्या आपको मिलेंगी। और इन जिलों में आपने एक भरतपुर का नाम याद रखा और साथ में एक नाम याद रखा, कौन सा? धौलपुर का। तो 3 साल में एक बार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही वाला क्षेत्र है। 4 साल में एक बार की बात करें तो बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, डूंगरपुर और बूंदी का क्षेत्र है। और लगभग 8 साल में एक बार जो रिपीट होता है वो भरतपुर और धौलपुर जैसे इलाकों के अंदर दिखता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर सूखे की या अकाल की समस्याएं थोड़ी सी कम रहती हैं पश्चिमी राजस्थान की तुलना में। तो पश्चिमी राजस्थान में आपको अकाल और सूखे की समस्याएं ज्यादा मिलेंगी। इसके बाद में देखो, थोड़ा सा ये कुछ फैक्ट है, ये डाटा है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पिछले 20 वर्षों में अकाल का प्रभाव अपन देखें राजस्थान के अंदर, यानी लगभग अपन 2 दशकों की बात कर लेते हैं। पिछले 20 सालों की बात हो रही है कि 20 सालों में अकाल में राजस्थान की कैसी स्थिति रही। तो पिछले 20 सालों का 2 दशकों की बात की जाए तो 20 में से 15 साल ऐसे रहे हैं राजस्थान के अंदर जिनमें राजस्थान के 18 से लगाकर 27 तक जिले प्रभावित रहे हैं। यानी पिछले 20 सालों में ऐसा कई बार हुआ कि कई बार तो 27 के 27 जिले, कई बार 18 जिले, कई बार 12 जिले, कई बार 20 जिले, कई बार 22 जिले, कई बार 26 जिले। इस प्रकार से अकाल से लगभग 18 से लगाकर 27 तक जिले प्रभावित रहे हैं पिछले 15 सालों के अगर इतिहास को खंगाला जाए। इसका मतलब पूरा प्राचीन तो छोड़ ही दो आप, प्राचीन टाइम में तो भयंकर अकाल पड़े हैं, उनके नाम तो अपन पढ़ेंगे। लेकिन पिछले 20 साल का भी अध्ययन करें तो उसके आधार पर भी लग रहा है कि 15 साल तो सूखे से ही ग्रसित रहा है राजस्थान। और इन 15 सालों के अंदर कई साल तो ऐसे रहे हैं जहां पे 27 जिले अकाल से प्रभावित रहे हैं। कई साल ऐसे रहे हैं जिनमें 20-22 जिले जो है अकाल से प्रभावित रहे हैं। इसका मतलब ये स्टडी करने के बाद में आपको समझ में आएगा, जब आप एक कंपैरिजन अध्ययन करेंगे उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे अकाल की समस्या राजस्थान में रही है। साथ में ये भी याद रखना है कि और इस जिलों की बात की जाए तो साथ में 20 से लगाकर 90% तक जनसंख्या प्रभावित रही है। आप जानते हैं कि राजस्थान या पूरे भारत की अगर बात की जाए, चाहे आप राजस्थान की बात करो चाहे आप भारत की बात करो, आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा और राजस्थान भी ज्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। आज के टाइम में तो फिर भी अपन ने कई सारी चीजें हैं, जैसे वैज्ञानिक विधि से अपन ने कई सारे उपचार ढूंढ लिए हैं। लेकिन प्राचीन टाइम की अगर बात की जाए या थोड़े समय पहले की बात की जाए तो ज्यादातर जनसंख्या जो थी वो वर्षा पर आधारित ही खेती करती थी, यानी वर्षा पे आधारित खेती थी। अगर बारिश अच्छी हो जाती थी तो अनाज भी अच्छा होता था और बारिश में कमी आ जाती थी तो अनाज भी नहीं हो पाता था। लेकिन ये खेती आज भी अगर देखें तो कई ऐसे इलाके हैं राजस्थान के अंदर कि जहाँ पे आज भी कई सारे क्षेत्रों में वर्षा पे निर्भरता है। हालांकि अब कुएं, नलकूपों के द्वारा, नहरों के द्वारा खूब व्यवस्था होने लग गई है, लेकिन उसके बाद में भी कई फसल ऐसी हैं जिनको एकदम बरसात पे छोड़ दिया जाता है कि बरसात होगी तो शायद ये अच्छी फसल हो जाएगी वरना नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से होने की वजह से और राजस्थान की इन 15 सालों के इतिहास को अगर देखा जाए तो इन 15 सालों के अंदर कई या 20 सालों के अंदर कई साल ऐसे रहे जहाँ पे कई बार 50% जनसंख्या प्रभावित रही, कई बार 60% रही, लेकिन कई जिले ऐसे, कई साल ऐसे थे 90% तक भी आपको जनसंख्या उस अकाल और सूखे से संबंधित आपको प्रभावित दिखेगी। तो 20 से लगाकर 90% तक जनसंख्या इन 20 सालों के अंदर आपको प्रभावित दिखेगी। उनमें से 15 साल तो ऐसे ही हैं जो अकाल और सूखे में ही रहे लोग राजस्थान के, क्योंकि 18 से 27 जिले तक प्रभावित राजस्थान में देखने को मिले। कब कौन से जिले में कितने कौन से साल में कितने जिले प्रभावित रहे, इनका आपको एक डाटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसको अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बाद में आगे की चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, तो उन चीजों को आपको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। उससे पहले एक सामान्य सी अपन बात कर लेते हैं कि अकाल जो देख रहे हैं, इस अकाल का परिणाम तो आप जानते हैं कि अकाल का जो परिणाम होता है, जो सूखा है उस सूखे का जो परिणाम होता है वो अकाल होता है। अगर सूखा आएगा तो साथ में अकाल जैसी समस्याएं लेके आएगा, तो अकाल एक परिणाम है किसका? सूखे का। तो चाहे सूखा बोल दो, अकाल बोल दो, एक ही बात है। अब ये अकाल आपको 3 टाइप का दिख सकता है।
या इसकी एक और टाइप की बात करें तो 4 टाइप का ये अकाल आप राजस्थान में देख सकते हैं। कई कई बार अकाल ऐसा होता है कि जहाँ पे अन्न की कमी हो जाती है, तो जिस साल मान लो फसल पैदावार अच्छी नहीं हुई और अन्न की कमी हो गई, तो उस साल के काल को अपन बोलते हैं कि अब की बार अन्न अकाल था। कई बार जल की कमी हो जाती है तो उसको जल अकाल बोल देते हैं। कई बार तरण यानी पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाती है। भाई साफ सी बात है कि अगर अन्न अकाल होगा तो चारे की समस्या तो साथ में आपको दिखाई देगी, तो तरण अकाल यानी चारे की भी कमी हो जाए। और साथ में अगर तीनों ही देख लिया जाए कि अन्न की भी कमी है, जल की भी कमी है और साथ में चारे की भी कमी है, ये तो आपको लगभग देखने को मिल जाएगा, अन्न अकाल और तरण अकाल। और साथ में कई बार पीने के पानी की भी समस्या आ जाती है और पशुओं के लिए जल की समस्या आ जाती है। तो ऐसे तीनों का मिक्सअप जो होता है उसको त्रिकाल के नाम से आप जानते हैं। यानी अन्न, जल और चारे की कमी अगर हो जाती है तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? त्रिकाल के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि अन्न की कमी होगी तो उसको अन्न अकाल बोलेंगे, जल की कमी होगी तो उसको जल अकाल बोलेंगे, तरण यानी चारे की कमी होगी तो उसको तरण अकाल बोलेंगे, और तीनों की अगर कमी हो जाए तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? त्रिकाल के नाम से जानते हैं। आज तक के जो भी भयंकर अकाल राजस्थान में आपको देखने को मिले, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे एक दो नामों के बारे में अगर आप याद रख लेते हैं तो शायद काम चल जाएगा। एक 1783 ईस्वी के अंदर भयंकर अकाल पड़ा, और 1783 विक्रमी संवत की बात करें तो ये 1840 का विक्रमी संवत का साल था। तो 1783 बोल दो या विक्रमी संवत 1840 बोल दो, तो विक्रमी संवत 1840 होने की वजह से और ये भयंकर जो अकाल पड़ा था उस टाइम में, इसको नाम दिया था चालीसा अकाल। यानी जो विक्रमी संवत के अंदर डेट है 1840, उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? चालीसा अकाल। तो आपको पूछ सकते हैं कि चालीसा अकाल का संबंध कब से है? तो 1840 यानी डेट की बात करें, ईस्वी की बात करें 1783। एक डेट है 1899 और विक्रमी संवत ये आपका 1956 का है। लगभग 57 साल ऐड करने के बाद में आप जानते हैं कि विक्रमी संवत आ जाता है। तो विक्रमी संवत 1956 और साल वैसे 1899 ईस्वी का, और विक्रमी संवत 1956 होने की वजह से ये जो भयंकर अकाल पड़ा था इस टाइम में, इसको नाम दिया गया था छप्पनिया अकाल। तो एक अकाल चालीसा अकाल है राजस्थान के अंदर, और एक अकाल का जो प्रकार देख रहे हैं यहाँ पे वो कौन सा है? छप्पनिया अकाल है। तो चालीसा अकाल की बात करें तो ये 1840 यानी 1783 ईस्वी, और छप्पनिया अकाल की बात करें तो 1956 विक्रमी संवत, और ईस्वी की बात करें 1899। ये 1987 ईस्वी के अंदर भी एक महाअकाल पड़ा। इसमें भी कई सारी चीजों की कमी आ गई थी राजस्थान के अंदर, अन्न, जल और चारे इस टाइप की कमी आ गई थी। इसको भी महाअकाल के नाम से संबोधित किया गया। इसका कोई विक्रमी संवत के नाम पे कोई विशेष नाम नहीं है, इसलिए इसको नाम दे दिया महाअकाल 1987 ईस्वी। तो ये कुछ प्रमुख अकाल हैं जिनके बारे में चालीसा अकाल और विक्रमी संवत वाला जो छप्पनिया अकाल है ये आपको विशेष तौर पे याद रख लेने हैं। तो महाअकाल 1987, 1899 छप्पनिया अकाल, और साथ में ये जो चालीसा अकाल है, इन तीनों के बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब उसके बाद में थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि अकाल व सूखे से प्रभावित अगर जिलों की बात करें तो कौन कौन से सालों में किस किस टाइप से आपको जिले प्रभावित नजर आए। तो ये एक लिस्ट बनाई आप लोगों के लिए, और ये कुछ ऐसे साल हैं सर्वाधिक 100% जो प्रभावित जिले हैं, 100% प्रभावित जिले, यानी ये कुछ विशेष वर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। इन वर्षों का आपको याद रखना है। ये कुछ खास वर्ष ऐसे हैं जिनमें राजस्थान के उस समय जितने के जितने जिले थे वो सारे के सारे अकाल से प्रभावित थे, यानी जितने जिले राजस्थान में थे वो सब में अकाल पड़ गया था इन सालों के अंदर। तो ये कुछ विशेष साल हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो देखो ये 78-79 से लगाकर और 81-82 तक, यानी 78-79, 79-80, 81-82, इन लगभग 3-4 सालों के अंदर लगातार अकाल पड़ा, और उस समय राजस्थान में 26 जिले थे और सभी 26 जिले अकाल से प्रभावित थे। तो एक तो ये 78-79, 79-80, 81-82 ये ऐसे 3 साल थे जिनके अंदर अकाल से सारे के सारे जिले प्रभावित थे, यानी 26 जिले होते थे उस समय, और 26 के 26 जिले सारे के सारे अकाल से प्रभावित थे। एक साल रहा 1982 के बाद में, 81-82 के बाद में 1986-87 का जो साल था, उन 86-87 के अंदर राजस्थान में लगभग 27 जिले थे, और वो सभी 27 जिले अकाल से प्रभावित थे। ये ऐसे कुछ वर्ष अपन देख रहे हैं जिनमें सारे के सारे जिले अकाल से प्रभावित थे,
क्योंकि सभी जिलों में अगर अकाल पड़ा है तो ऐसे कुछ वर्ष अपने को याद होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे साल थे जिनमें लगभग सारे ही उस साल के अंदर सारे ही जिलों के अंदर अकाल जैसी स्थितियां आपको मिली। तो उनमें से एक तो आपने 78, 79, 79, 80, 81, 82 तक लगभग 3 साल ये लगातार ही अकाल पड़ा, तो इसमें 26 जिले सारे के सारे प्रभावित थे। 86, 87 की बात करें तो लगभग राजस्थान में उस समय 27 जिले थे, सारे के सारे जिले अकाल से प्रभावित थे। फिर 86, 87 के बाद में देखो 87, 88, 87, 88 में भी राजस्थान के 27 जिले थे, वो सारे के सारे जिले अकाल से प्रभावित थे। तो याद रखना 78, 79, 81, 82 इन सब में अकाल से प्रभावित है सारे 26 जिले। 86, 87 में 27 जिले सारे के सारे प्रभावित है, और इधर 87, 88 के अंदर भी ये सारे 27 जिले जो है वो अकाल से प्रभावित रहे। उसके बाद में ये साल आया 1991-92 के अंदर, और 1991-92 आते आते ये राजस्थान के अंदर 30 जिले थे और सभी 30 जिले अकाल से प्रभावित रहे। तो 91-92 का भी ऐसा साल रहा जिसमें राजस्थान के सभी 30 जिले आपको अकाल से प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ विशेष साल हैं जो सारे के सारे जिलों को ये अकाल ने प्रभावित कर दिया था। ऐसे कुल सालों की अपन ने लिस्ट बनाई है। तो 91-92 के अंदर सारे 30 जिले थे, इधर 87, 88 में 27 जिले थे, इधर 86, 87 में भी 27 जिले थे, और 78, 79, 80, 81, 82 इसके अंदर लगभग 26 जिले थे, और राजस्थान के सारे जिले प्रभावित रहे। ज्यादा जिलों की संख्या बढ़ेगी तो साथ में गांवों की संख्या भी बढ़ेगी। भाई जिले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो साथ में गांव भी सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो गांव भी साथ साथ में क्यों उनसे जिले या गांव सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, तो जिलों के साथ में गांवों में भी वृद्धि होती गई, वो भी अकाल से प्रभावित आपको नजर आए। एक ये विशेष वर्ष जो 2002-3 का, इसमें राजस्थान में लगभग 32 जिले थे, और वो 32 के 32 सारे के सारे जिले अकाल से प्रभावित थे। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो सबसे भयंकर अकाल, जिसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले और लगभग राजस्थान के 40,990 गांव, यानी लगभग 40,000 के आसपास के गांव, और राजस्थान के 32 जिले उस समय थे, तो 32 के 32 जिले इसमें प्रभावित रहे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अब तक के अकालों में राजस्थान में सबसे भीषण अकाल अपन किसको मानते हैं कि जिसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले अकाल से प्रभावित रहे, तो वो वर्ष आप याद रखना 2002-3। यहाँ पे भी सारे के सारे जिले प्रभावित है, लेकिन यहाँ पे उस समय जिलों की संख्या कम थी, और जैसे जैसे जिले बने तो यहाँ पे पूरे के पूरे 2002-3 के अंदर ऐसा वर्ष था कि पूरे के पूरे 32 जिले आपको इससे प्रभावित मिले। तो इसमें भी देखो 32 में 2-3 आ रहा है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि 2-3 का जो वर्ष था, 2002-3 का जो वर्ष था, उसके अंदर सभी 32 जिले और साथ में 40,000 के आसपास में जो गांव थे राजस्थान के, वो सब आप अकाल से प्रभावित आपको नजर आए। तो ये कुछ विशेष साल हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो 78, 79, 81, 82 तक 26 जिले प्रभावित रहे, सारे के सारे 26 जिले। 86, 87 में सारे के सारे 27 जिले। 87, 88 में भी सारे के सारे 27 जिले। 91-92 के अंदर लगभग राजस्थान के 30 जिले थे उस समय, तो सभी 30 जिले। और 2002-3 के अंदर सभी 32 जिले, और 32 जिलों में बात करें तो सर्वाधिक गांव। तो आज तक का सबसे भीषण अकाल अपन इन सालों के अंदर देखते हैं, तो आपको 2002-3 का जो अकाल है वो सबसे भीषण नजर आता है, क्योंकि इसमें राजस्थान के 32 जिले चपेट में थे सारे के सारे, और साथ में अगर बात करें सर्वाधिक गांव इसके अंदर चपेट में आ गए थे। तो ये कुछ अकाल हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद में कुछ ऐसे भी देख लेते हैं कि न्यूनतम जिन सालों के अंदर मान लो अकाल जैसी समस्याएं कम रही, ऐसे भी कौन से साल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर साल ही सारे के सारे जिले रह गए, कई साल बीच बीच में आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जिनमें कुछ जिले, लेकिन 5-7 जिले, 7-8 जिले, 2-4-5 जिले तो लगभग हमेशा ही अकाल से ग्रसित रहते हैं। तो 2-5 से कम तो कोई आंकड़ा नहीं है। एक आंकड़ा आपको लेटेस्ट में नजर आएगा, एक जिला उसमें प्रभावित रहा था। तो न्यूनतम प्रभावित जिलों की बात करें तो पिछले 2 दशकों में अगर न्यूनतम प्रभावित में देखें तो ये 2010-11 का ऐसा साल था जिसमें केवल 2 ही जिले अकाल से प्रभावित थे। तो एक तो आपको वर्ष 2010-11 याद रखना है कि 10-11 के अंदर लगभग 2 ही जिले थे। यहाँ पे 11 के अंदर आप ऐसे मान लो कि एक डंडा ऐसे करके, तो एक मिला के 2 हो रहे हैं, तो 2 ही जिले प्रभावित थे यहाँ पे। तो 2010-11 एक ऐसा वर्ष याद रखना है कि उसके अंदर सबसे कम यानी 2 जिले प्रभावित रहे। एक ही अभी लेटेस्ट वाला है 2022-23 वाला। इस 22-23 की अगर देखें तो 22-23 के अंदर एक जिला ही अकाल से प्रभावित रहा, बाकी जिलों के अंदर अकाल जैसी समस्या नहीं देखने को मिली।
ये 2024-25 की बात कर लेते हैं और 24-25 का आंकड़ा आपको याद रखना है कि 20 जिले तथा लगभग 5,897 यानी लगभग 6,000 के आसपास में गांव है। तो 5,897 गांव और 20 जिले अकाल से प्रभावित रहे 2024-25 के अंदर। और सरकार जो है उनको अभावग्रस्त घोषित किया सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने। और सर्वाधिक अभावग्रस्त की बात करें तो सबसे ज्यादा अभावग्रस्त जो जिला था वो टोंक इस बार और बांसवाड़ा। और न्यूनतम अभावग्रस्त की बात करें तो बारां और सवाई माधोपुर। ये भी जानकारी आपको साथ में याद रख लेनी है कि टोंक और बांसवाड़ा अब की बार सर्वाधिक अभावग्रस्त रहे और न्यूनतम अभावग्रस्त की बात करें तो बारां और सवाई माधोपुर जो जिले हैं ये आपको न्यूनतम अभावग्रस्त नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल 2024-25 में आपको 20 जिले और लगभग 5,897 यानी लगभग 6,000 के आसपास में गांव प्रभावित आपको नजर आए। तो 2010-11 में 2 जिले थे, उसके बाद में 22-23 की अगर बात की जाए तो 1 जिला, और 2024-25 में लगभग राजस्थान के 20 जिले जो है अभावग्रस्त यानी अकाल और सूखे जैसी समस्याएं देखने को मिली। सरकार ने मुआवजे की व्यवस्था की। तो सर्वाधिक अभावग्रस्त में लिया टोंक को और बांसवाड़ा को, और न्यूनतम अभावग्रस्त की बात करें तो बारां और जो सवाई माधोपुर जिला है ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि कैसे कैसे राजस्थान में कौन कौन से सालों में सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो अभावग्रस्त रहे यानी अकाल जैसी समस्याओं से ग्रसित रहे, और कौन से सालों में कम जिले अकाल जैसी समस्याओं से ग्रसित रहे। अकाल बार बार में अकाल जैसी समस्याएं राजस्थान में देखने को मिल रही थी, इस वजह से एक अकाल राहत मैनुअल बनाया गया 1962 के अंदर, अकाल राहत मैनुअल। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि अकाल राहत मैनुअल कब बनाया गया था? 1962 में। इसके तहत क्या किए जाते हैं कि अकाल राहत कार्य किए जाते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, उनको आधार मान के और अकाल राहत कार्य किए जाते हैं। तो अकाल राहत मैनुअल कब बनाया गया था? तो आपको याद रखना 1962 के अंदर। तो अकाल राहत मैनुअल 1962, और इसके तहत क्या किए जाते हैं? अकाल राहत कार्य किए जाते हैं। तो अकाल राहत मैनुअल के बारे में आपको समझ में आया, ठीक है। 62 की डेट इसकी याद रख लेनी है। बाकी क्लास में अपन प्रॉपर तरीके से बात करेंगे इसको किस किस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं, एकदम से तैयार कर रहे हैं उसके साथ में, तो वो आपको देख लेना है। मरुस्थलीकरण की बात करें, उसके बाद में दूसरा जो अकाल और सूखे के बाद में डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण अगला टॉपिक है। अब अकाल और सूखे से संबंधित कई योजनाएं चल रही हैं। अब वो योजनाएं मैंने इसके बाद में अकाल और सूखे के बाद में आपको नहीं लिखवाई हैं, क्योंकि एक साथ में मरुस्थलीकरण और बंजर भूमि और ये सारे हो जाएंगे। तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिनको लेकर अभी सवाल किए जा सकते हैं, उन सारी योजनाओं की अपन एक साथ में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे योजनाएं अपन एक बार नहीं देख रहे हैं, लास्ट में सारी की सारी योजनाओं का जिक्र कर लेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी उपाय सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। अकाल जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से सरकार के द्वारा उपाय किए जा रहे हैं, और किस प्रकार की कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, इनको लेकर उनके बारे में बात कर लेंगे। अब अगला अपना टॉपिक है मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण आप जानते हैं कि रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है, और रेगिस्तान का बढ़ना या उसका प्रसार होना या ऐसे इलाके के अंदर रेगिस्तान फैल जाना जहाँ पे पहले रेगिस्तान नहीं था, उसको अपन किस रूप में देखते हैं? मरुस्थलीकरण के रूप में जानते हैं। एक काजरी जो अपना संस्थान है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान जो है काजरी, जो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी काजरी में, और ये मुख्यालय इसका जोधपुर के अंदर है। इस काजरी के एक पूर्व निदेशक थे, उनका नाम था एच.एस. मान। इन एच.एस. मान के द्वारा एक परिभाषा दी गई मरुस्थलीकरण की। तो परिभाषा में यहाँ पे ऐसा नहीं आपसे परिभाषा पूछेगा, लेकिन इस परिभाषा को पढ़ने के बाद में आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी कि मरुस्थलीकरण होता क्या है। तो पहली बात तो लगातार रेगिस्तान का मार्च हो रहा है, यानी रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है। साथ में ऐसे इलाकों के अंदर रेगिस्तान पहुंच रहा है जहाँ पे पहले रेगिस्तान नहीं था, और रेगिस्तान का ऐसे क्षेत्रों के अंदर प्रसार हो रहा है। उस प्रसार को ही अपन किस रूप में देखते हैं? मरुस्थलीकरण के रूप में देखते हैं। एच.एस. मान जो निदेशक हैं काजरी के, उनके द्वारा, पूर्व निदेशक है, उनके द्वारा इसकी एक परिभाषा दी गई मरुस्थलीकरण की, वो देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रियाओं के सामूहिक प्रभाव से है जिसके कारण एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आता है। कोई विशेष पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके उस सिस्टम में परिवर्तन आपको दिखाई देगा।
हो सकता है कि जहां पे मरुस्थल पहले नहीं था वहां पे जाके मरुस्थल फैल गया, तो उस पूरे पारिस्थितिक तंत्र को उसने क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आपको दिखाई देगा। साथ में ये कह रहा है तथा जिससे गैर मरुस्थलीय क्षेत्र यानी जहां पे मरुस्थल नहीं था वो मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित होने लगता है। यानी ये मरुस्थलीकरण में अपना ऐसा मान सकते हैं कि गैर मरुस्थलीय क्षेत्र जो है जहां पे मरुस्थल पहले नहीं था, ऐसे क्षेत्रों के अंदर मरुस्थल का प्रसार होने लग जाता है। उसी को अपन किस रूप में देखते हैं, मरुस्थलीकरण के रूप में देखते हैं। और साथ में पारिस्थितिकी जो हमारा तंत्र है उस पारिस्थितिक तंत्र में भी मूलभूत परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हो सकता है कि मरुस्थल फैलने से वहां पे जो जैसा चल रहा था वो सिस्टम वहां का खराब हो सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र भी बिगड़ सकता है और साथ में जो गैर मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर मरुस्थल का क्या हो सकता है, प्रसार हो सकता है। ये परिभाषा है काजरी के जो पूर्व निदेशक है एच.एस. मान, उन्होंने इस परिभाषा को दिया था। काजरी आप जानते हैं कि 1959 में स्थापित है। 1959 में जोधपुर में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। इसकी बात अपन लास्ट में करेंगे। अब मरुस्थलीकरण से संबंधित आप एक टर्म पढ़ते हैं, रेगिस्तान का मार्च या मार्च ऑफ रेगिस्तान। आप जानते हैं कि ये मरुस्थल आप इस तरीके से फैलता हुआ प्रसार होता हुआ आपको नजर आएगा। राजस्थान में अगर मरुस्थल का प्रसार अगर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा पार्ट अपन जो भौतिक प्रदेश है उसके अंदर इसके बारे में खूब अपन ने डिटेल से चर्चा कर रखी है। लेकिन फिर भी एक सामान्य सी जानकारी आपको ये याद रख लेनी है कि जो इस साइड से यानी पश्चिमी साइड से अगर देखा जाए तो मरुस्थल इस प्रकार से फैलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये मरुस्थल आपको इस साइड में भागता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इस साइड से इस साइड में। जहां भी अरावली के अंदर इसको जगह दिखती है वही मरुस्थल शिफ्ट हो जाता है। ये आगे हरियाणा और आगे यूपी तक आपको फैलता हुआ मरुस्थल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च क्या होता है, मरुस्थल का लगातार प्रसार होना वही रेगिस्तान का मार्च है। यानी मरुस्थल का लगातार फैलना ये रेगिस्तान का मार्च के रूप में आप देखते हैं। ये राजस्थान की साउथ जगह है, ये यानी ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। तो अपन कह सकते हैं कि मरुस्थल का जो प्रसार है वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये बात याद रखनी है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये मरुस्थल आपको फैलता दिखाई दे रहा है। साथ में आगे हरियाणा व उत्तर प्रदेश की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगातार आप जानते हैं कि इस पश्चिमी राजस्थान में पवन के द्वारा अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। अपर्दन होता है इसमें किसके द्वारा, पवन के द्वारा। तो इस पवन के अपर्दन के कारण ये मरुस्थल का लगातार प्रसार हो रहा है। अपर्दन की बात करें तो इस पूर्वी राजस्थान में जो अपर्दन आपको दिखाई देगा वो तो आपको जल के द्वारा अपर्दन ज्यादा मिलेगा। तो पूर्वी राजस्थान में जो अपर्दन होता है वो तो किसके कारण होता है, जल के द्वारा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जो अपर्दन आपको दिखाई दे रहा है वो आपको पवन के द्वारा मिलेगा। और पवन अगर अपर्दन करेगी तो इस मरुस्थल का क्या कर देगी, प्रसार कर देगी। ये मरुस्थल ज्यादा कौन से महीने में फैलता है, तो मार्च से आप याद रखना कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई तक ये मरुस्थल का लगातार आपको प्रसार नजर आता है। जुलाई के बाद में इतना ज्यादा ये मरुस्थल आपको फैलता हुआ नहीं नजर आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 जून की जो डेट है वो मानसून का प्रवेश कर जाता है भारत में। लेकिन वो केरल में ही आता है 1 से 5 जून के बीच में। केरल में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है और उसके बाद में वहां से टकरा के उस दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं आपको नजर आती हैं, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। धीरे धीरे ये 1 जून के बाद में राजस्थान में आते आते लगभग 15 जुलाई तक ये राजस्थान में पहुंचता है। और जब 15 जुलाई के आसपास में राजस्थान में मानसून आ जाता है तो उसके बाद में शायद इतना ज्यादा ये मरुस्थलीकरण नहीं हो पाता है। तो जुलाई तक अपन मानते हैं कि मार्च से जुलाई तक का जो टाइम है इन महीनों के अंदर आपको मरुस्थलीकरण ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मरुस्थलीकरण कौन से महीनों में ज्यादा होता है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक इन महीनों में आपको मरुस्थलीकरण ज्यादा मिलेगा। और पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है उसके लिए जिम्मेदार अगर माने तो पवन का अपर्दन जो है वो सबसे प्रमुख एक कारण माना जाता है कि पवनें लगातार बहुत तेज गति के साथ में चलती रहती हैं और मरुस्थल का लगातार क्या होता रहता है, प्रसार होता रहता है। ये तो अरावली आ गई बीच में, वरना हो सकता है कि पूरे राजस्थान में मरुस्थल फैल जाता और ये पूरा पारिस्थितिक तंत्र यहाँ का था वो बिगड़ सकता था। लेकिन अरावली ने इस मरुस्थलीकरण की समस्या से बचा रखा है, क्योंकि अरावली की वजह से इस पूर्व साइड के अंदर मरुस्थलीकरण का प्रसार या मरुस्थल का प्रसार नहीं हो पा रहा। आप जानते हैं कि पूरे भारत में अगर इस थार के मरुस्थल की बात की जाए तो लगभग 142 इसमें डेजर्ट ब्लॉक बना रखे हैं, जिसमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक जो हैं वो राजस्थान के अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो 85 ब्लॉकों में इसको बांट रखा है
और वहां पे प्रयास किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो 142 ब्लॉक हैं टोटल रेगिस्तान के अंदर भारत में, जिसमें से 85 ब्लॉक आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि मार्च जो रेगिस्तान का होता है वो क्या होता है, मरुस्थल का लगातार प्रसार होना, फैलना या आगे बढ़ना, वही रेगिस्तान का क्या होता है, मार्च होता है। तो सामान्य सी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में मरुस्थलीकरण के कारण कौन कौन से हैं। अब मरुस्थलीकरण हो रहा है तो इसमें कई सारे कारक ऐसे जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से मरुस्थल लगातार फैल रहा है। इसमें से कुछ कारण हो सकते हैं प्राकृतिक, और कुछ कारण कैसे हो सकते हैं, मानवीय कारण हो सकते हैं। तो मानव भी ऐसी गतिविधियां करता है जिनकी वजह से भी लग रहा है कि मरुस्थलीकरण उसकी वजह से भी हो रहा है। और साथ में अगर बात की जाए तो कुछ प्राकृतिक कारणों से तो मरुस्थलीकरण होता ही है। प्राकृतिक कारणों की अगर बात की जाए तो जैसे उच्च तापमान, अब पश्चिमी साइड में देखा जाए तो तापमान ज्यादा है और बारिश वहां पे कम होती है। तो बारिश कम होगी, तापमान ज्यादा होगा, तो वनस्पति का अभाव मिलेगा, और वनस्पति का अभाव मिलेगा तो मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा, क्योंकि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वनों को लगाना चाहिए। तो वनस्पति का अभाव मिलेगा, वर्षा की कमी मिलेगी, उच्च तापमान मिलेगा। तो ये प्राकृतिक कारण है जिनकी वजह से मरुस्थल आपको दिखाई देता है। साथ में इसमें आपने बताया कि पवन के द्वारा मृदा का इसमें क्या होता रहता है, अपर्दन होता रहता है। निरंतर पश्चिमी साइड में सूखा की जैसी समस्याएं रहती हैं, और साथ में भूजल जो है उसमें गिरावट आपको दिखाई देती है। और भूजल में गिरावट होने की वजह से यहाँ पे हो सकता है वनोन्मूलन कार्यक्रम भी नहीं चलाए जा सकते, और ऐसा प्रयास जो होता है कि मरुस्थल को रोकने के लिए, तो ये भी एक कारक उसमें मान सकते हैं कि भूमि का जल जो है लगातार गिरता जा रहा है, उस वजह से भी मरुस्थल फैलता जा रहा है। तो मरुस्थलीकरण के कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जिसके बारे में अपन ने सीखा। उच्च तापमान, वर्षा की कमी, वनस्पति का अभाव, मृदा अपरदन, निरंतर सूखा और साथ में भूजल में गिरावट। ये कई सारे ऐसे कारण हैं जिनके आधार पे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इन कारणों की वजह से शायद मरुस्थल फैल रहा होगा। मानवीय कारणों की अगर बात की जाए तो देखो, अनियंत्रित पशुचारण, लगातार इस क्षेत्र में पशुओं की चराई की जाती है, और पशु आप जब भी चराए जाते हैं तो वो जो कठोर मृदा होती है उसको एकदम से महीन कणों में परिवर्तित कर देते हैं, और उसके बाद में मिट्टी, जब वहां से हवा चलती है उसके बाद में उस मिट्टी को उड़ा दिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि है तो लगातार उस क्षेत्र में जनसंख्या दबाव भी बढ़ता जा रहा है, और जनसंख्या के दबाव की वजह से भी लगातार वो जमीन, जो भी थोड़ा बहुत रेगिस्तान ऐसा कठोर बचा है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और उस वजह से वायु जब चलती है तो उसके बाद में मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती है, मरुस्थलीकरण में जिम्मेदार है। वनोन्मूलन, लगातार जो भी वन बचे हुए हैं उनकी कटाई हो रही है, और उन कटाई की वजह से भी जो मिट्टी रुकी हुई थी, वन अगर काट देंगे, वहां पे जो भी झाड़ी वगैरह कुछ भी था उसको अगर आपने उखाड़ दिया वहां से, तो मिट्टी कमजोर हो जाती है। उसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो या तो जल के द्वारा या वायु के द्वारा, वायु अपरदन आपको ज्यादा देखने को मिलता है पश्चिमी राजस्थान में। तो ये कुछ विशेष, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विशेष आपको याद रखने की आवश्यकता है, सामान्य सी बातें हैं, एक बार अपन देख लेते हैं तो शायद इसमें कोई विशेष आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं और कुछ मानवीय कारण हो सकते हैं मरुस्थलीकरण के लिए। अब उसके बाद में इसके उपाय के रूप में अपन देखते हैं कि इससे मरुस्थलीकरण से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं को देखते हैं कि मरुस्थलीकरण से कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तो मरुस्थलीकरण से देखो, एक तो ये वन विनाश जो है, साथ में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ सकती है, क्योंकि मरुस्थलीकरण होगा तो खाद्यान्न की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि मरुस्थलीकरण का प्रसार होगा तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी। साथ में पेयजल स्रोत जो है, इन पेयजल स्रोतों का पानी सूख जाएगा, और पेयजल स्रोतों में भी कमी आएगी, यानी इनका पानी भी सूख जाएगा इस मरुस्थलीकरण की समस्या से। चारागाह क्षेत्रों में कमी आएगी, हो सकता है कि जो चारागाह क्षेत्र था वहां पे मरुस्थल का निर्माण हो गया, एक नए मरुस्थल का, तो चारागाह क्षेत्रों में कमी आती है। और साथ में नदियों व झीलों में गाद का भराव हो जाता है। हो सकता है कई सारी नदियां और झील हो, लेकिन वो मिट्टी उड़ उड़ के इन नदियों और झीलों के अंदर चली जाती है, तो वो भी कहीं न कहीं उसको रोकती है। तो ये कई सारी समस्याएं आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई विशेष कुछ ऐसा नहीं है जो आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़े, सामान्य सी बात की है। अब देखो, मरुस्थलीकरण से संबंधित कुछ फैक्ट हैं राजस्थान के संदर्भ में, वो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखने हैं। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, इसका लगभग 57% भाग मरुस्थलीकरण के प्रभाव में है। ये 57% भाग मरुस्थलीकरण के प्रभाव में है। राजस्थान का जो भी क्षेत्रफल है उसका लगभग 57% भाग, ये वो मत पढ़ लेना आपकी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61.11 भाग पे है, वो तो मरुस्थल है 61.11 भाग पे, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आप पढ़ते हैं, ये मरुस्थलीकरण है
मरुस्थलीकरण यानी इस समस्या से ग्रसित है, मरुस्थल का फैलना जो लगातार हो रहा है, इस समस्या की बात कर रहे हैं। तो मरुस्थलीकरण की समस्या से जो प्रभावित है वो 57% इलाका राजस्थान का है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो भी है उसका लगभग 57% भाग मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नहीं है जो भौतिक प्रदेश में आप एक नाम पढ़ते हैं, ये मरुस्थलीकरण है। तो मरुस्थलीकरण लगभग 57% भाग मरुस्थलीकरण के प्रभाव में आप याद रखना। इस मरुस्थलीकरण के प्रभाव में सर्वाधिक प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव मरुस्थलीकरण का कौन से जिलों में मिलता है? तो जहां पे मिट्टी ज्यादा रहेगी, जैसे आपका बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में आपको मरुस्थलीकरण ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा नागौर, सीकर यानी अपना शेखावाटी वाला पूरा, सीकर, झुंझुनू, चूरू यानी शेखावाटी क्षेत्र, साथ में पाली और जयपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे आपको मरुस्थलीकरण की सबसे ज्यादा समस्या मिलेगी। सबसे ज्यादा तीव्रता तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस साइड में, पाली के अंदर। तो पाली है, जयपुर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, शेखावाटी बेल्ट और साथ में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और बीकानेर, ये सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। यानी इनमें हो सकता है कि मरुस्थल इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंदर मरुस्थल का क्या होता जा रहा है? प्रसार होता जा रहा है। ये मरुस्थलीय जिले तो है ही, साथ में इन क्षेत्र में और मरुस्थल फैलता जा रहा है। इसका मतलब मरुस्थलीकरण के प्रभाव में सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं उनके बारे में बात की है कि बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, साथ में नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी पूरा, पाली और जयपुर, इस साइड में आपको मरुस्थलीकरण की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा इस साइड के जिलों में आपको दिखाई देगा, जिनमें बाड़मेर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और ये पाली, जयपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आई होगी। एक ये रिपोर्ट आपको याद रख लेनी है। देखो, एक मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस है, इसरो के द्वारा जारी किया जाता है। तो मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस इसरो के द्वारा, इसकी दो रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट आई थी 2007 में, एक रिपोर्ट आई इसकी कब? 2007 के अंदर, और एक रिपोर्ट इसकी 2016 की। ये दोनों रिपोर्ट अपने को ढंग से देख लेनी है, यहां से सवाल बनने की संभावना अक्सर रहती है। 2007 की जो रिपोर्ट थी उसमें 2002-3 के डाटा काम में लिए गए थे, यानी 2002-3 के डाटा जो जुटाए गए थे उसके आधार पे 2007 में रिपोर्ट जारी की गई थी। और ये 2016 वाली जो रिपोर्ट है ये 2010-11 यानी 11 से 13 का जो वर्ष रहा है उसके डाटा को आधार मान के 2016 में एक रिपोर्ट आई। 2007 की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि राजस्थान का जो 67% भाग है वो मरुस्थलीकरण की चपेट में है। ये रिपोर्ट में बताया गया, इसरो की जो रिपोर्ट है सैटेलाइट के माध्यम से रिपोर्ट निकाली जाती है और अहमदाबाद के अंदर कई जगह पे ऐसे सैटेलाइट है, उनके द्वारा डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, उनके आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो 2007 के अंदर बताया कि 67% भाग जो है वो मरुस्थलीकरण के अंतर्गत हो गया है, यानी मरुस्थलीकरण जो है वो लगभग 67% भाग पे है। 2016 में बताया कि ये मरुस्थलीकरण जो है ये 62.90% भाग पे है, क्योंकि सरकार कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाती है जिनके माध्यम से इस मरुस्थलीकरण की समस्या से निजात पाई जा सके। तो कुल मिला के आपको इसमें बेसिक अंतर इतना समझना है कि मरुस्थलीकरण जो राजस्थान में पहले 2007 के अंदर 67% था वो लगभग 62.90% रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार, इसरो के अनुसार देख रहे हैं आप। और वैसे अगर देखा जाए तो राजस्थान का 57% भाग मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो रिपोर्ट में यहाँ पे 67% था, यहाँ पे 62%। इसका मतलब राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार में क्या आई है? कमी आई है। बस इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल के प्रसार में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो ज्यादा मरुस्थलीकरण हो गया था वो अब कुछ परसेंट उसमें आपको कमी दिखाई दे रही है। इस वजह से राजस्थान में अपन मान सकते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो मरुस्थलीकरण की समस्या में क्या आई है? कमी आई है। लेकिन ये कौन सी रिपोर्ट बताती है? ये इसरो की रिपोर्ट बताती है। इस इसरो की रिपोर्ट के आधार पर पता लगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या में कमी आई है। 2007 और 2016 की दोनों रिपोर्ट को अगर देखें, पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखें तो जो थार का मरुस्थल है और उसके पूरे डाटा इनके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो 2007 और 2016 में इसरो के द्वारा जो पूरे भारत के डाटा भी इन्होंने जारी किए थे, ये तो राजस्थान के संदर्भ में आपने देखा है। ऐसे इन्होंने पूरे भारत का जो थार का मरुस्थल है उसके पूरे डाटा इन्होंने बताए। तो इसने पूरे के आधार पर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 0.56% की वृद्धि आपको दिखाई देती है।
यानी भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मरुस्थलीकरण क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो इसरो की रिपोर्ट यह बताती है कि मरुस्थलीकरण में कमी आई है, लेकिन यहां पे आपको वृद्धि दिखाई देती है। इसका मतलब पूरे भारत के संदर्भ में अगर थार के मरुस्थल की पूरे की बात की जाए तो मरुस्थलीकरण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन इसरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत के संदर्भ में तो वृद्धि आपको दिखाई देती है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में आपने बताया कि 67% से अब 65.90% भाग जो है मरुस्थलीकरण की चपेट में है। तो राजस्थान में आप मरुस्थलीकरण की समस्या में क्या देख सकते हैं, कमी देख सकते हैं। यानी मरुस्थलीकरण को रोकने में हम कहीं जो कुछ हद तक अपन क्या रहे, सफल रहे। लेकिन भारत में पूरे ओवरऑल चारों राज्यों की अगर बात की जाए, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की, तो इन चारों के मरुस्थल को सिस्टम को देखा जाए तो वहां पे पता लग रहा है कि मरुस्थलीकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 2007 और 2016 की रिपोर्ट के अनुसार 0.56% मरुस्थलीकरण में वृद्धि दिखाई दे रही है, किसके अनुसार, भारत के संदर्भ में। तो ये रिपोर्ट आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है और इसके आधार पर आप एक बेसिक सा एक अनुमान लगा सकते हैं कि मरुस्थलीकरण भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में सीखें तो आपको समझ में आता है कि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मरुस्थलीकरण में कमी आई है। किसके अनुसार, सैटेलाइट की रिपोर्ट्स के अनुसार, इसरो की सैटेलाइट की रिपोर्ट्स के अनुसार जो मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस जारी किया जाता है उसके आधार पर 2007 और 2016 की दो रिपोर्ट्स के माध्यम से अपन ने इनको सीखने का प्रयास किया। एक चीज आपको यह डाटा याद रखना, 21.53% देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में मरुस्थलीकरण के अंतर्गत उच्चतम क्षेत्र राजस्थान का है। मान लो भारत के जो भी 28 जिले हैं, उन 28 जिलों में से अगर मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा राजस्थान के अंदर। यानी 28 जिलों के आधार पर राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान का मरुस्थलीकरण में पहला नंबर आता है। यानी मरुस्थलीकरण में एक नंबर पे पूरे 28 के 28 जिलों के आधार पे अगर देखें, 28 के 28 राज्यों के आधार पे अगर देखें तो राजस्थान की पोजीशन नंबर 1 है। और राजस्थान में पूरे क्षेत्रफल के आधार पे अगर देखें तो 21.53% जो भाग है वो मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आता है। पूरे भारत के आधार पे अगर देखा जाए तो ये 21.53% के साथ में राजस्थान कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे है। ये पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे मरुस्थलीकरण की समस्या है। अब मरुस्थलीकरण ऐसा नहीं है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, साथ में कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है, वो इलाका भी वो जो इलाका होता है जहाँ पे वनस्पति का आमतौर पर अभाव रहता है वो मरुस्थल हो सकता है। तो मरुस्थल का सीधा मतलब मिट्टी से ही नहीं है कि मिट्टी जहाँ पे नहीं रहेगी, मिट्टी जहाँ पे रहेगी वही मरुस्थल होता है। मरुस्थल में होने के लिए वहां पे वनस्पति का क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। अब मरुस्थल की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कई मरुस्थल गर्म मरुस्थल होते हैं, कई शुष्क मरुस्थल, कई आपके ठंडे मरुस्थल होते हैं। तो जहाँ पे तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है ऐसे मरुस्थलों को अपन गर्म मरुस्थल बोलते हैं, और जिस मरुस्थल का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है ऐसे मरुस्थल को अपन ठंडा मरुस्थल बोलते हैं। कई ऐसे मरुस्थल होते हैं, कोई शुष्क मरुस्थल होता है तो जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ऐसे मरुस्थलों को अपन शुष्क मरुस्थल बोलते हैं, और जहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास में बारिश होती है ऐसे मरुस्थल को अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। कई कैटेगरी होती है, उनके चक्कर में अपने को नहीं उलझना है। आप तो सीधा सीधा ये याद रखना कि 21.53% के साथ में राजस्थान जो है पूरे भारत में मरुस्थलीकरण में नंबर 1 पोजीशन किसकी है, राजस्थान की है। तो 21.53% के साथ में सर्वोच्च स्थान पे कौन सा है, राजस्थान है। अब उसके बाद में एक ये बंजर भूमि से संबंधित बात कर सकते हैं। तो बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, ये आपको याद रखना है। पहले राजस्थान बंजर भूमि बोर्ड था इसका नाम 2009 के अंदर, बाद में 2016 के अंदर इसका राजस्थान शब्द हटाया गया और सीधा नाम कर दिया राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। तो 2016 के अंदर यह बोर्ड बना है। उससे पहले अगर बात की जाए तो 2009 का ही है, एस्टेब्लिश 2009 के अंदर है, लेकिन पहले इसके नाम के आगे राजस्थान शब्द होता था। 2016 में वो राजस्थान शब्द गायब कर दिया और सीधा कर दिया बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। तो सबसे पहले इसका गठन की बात करें तो आपको याद रखना गठन 16 के अंदर हुआ है इसका, और वैसे अगर देखा जाए तो 2009 से ही चल रहा है। मुख्यालय की बात की जाए जयपुर में है, और इसका 11 फरवरी 2022 को इस बोर्ड का पुनर्गठन भी किया गया है। तो कोई विशेष नहीं है, बस एक डेट आपको 2016 इसमें याद रखनी है। मुख्यालय आपको जयपुर याद रखना है। नाम है बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, यानी जितने भी चारागाह उनका डेवलपमेंट करना और साथ में बंजर भूमि क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जैसे जो
बंजर भूमि है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो बंजर भूमि, एक तो आपको जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार अगर राजस्थान में देखें तो बंजर भूमि है 10.26%। तो एक तो ये डाटा आपको याद रखना इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। और बात इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही पूछी जाती है तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि राजस्थान का 10.26% भाग जो है वो बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। अब बंजर भूमि है तो उसके डेवलपमेंट के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों की तो साथ में अपन बात करने वाले हैं। एक भारत का बंजर भूमि एटलस है 2015-16 के डाटा के आधार पे, और ये बताया गया कि 23.04% जो है इतना बंजर भूमि है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में। इस बंजर भूमि के बारे में किसने बताया? तो ये भारत का बंजर भूमि एटलस है 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार आप देखें तो राजस्थान में 23.04% जो भूमि है वो कैसी है? बंजर भूमि है। तो ये एक एटलस जारी किया गया था 2015-16 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। उसमें बंजर भूमि आपको थोड़ी ज्यादा नजर आती है 23.04%, लेकिन अपनी आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर देखें सरकार के, राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट के डाटा के आधार पर देखें तो लगभग 10.26% भाग ही कैसा है? बंजर है 2008-9 की तुलना में, और गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो बंजर भूमि ये एटलस के अनुसार तो 8-9 के अंदर जो एटलस जारी किया गया था उसमें तो ज्यादा थी बंजर भूमि, और अब जो 2015-16 के अनुसार जो एटलस भारत का है बंजर भूमि एटलस, उसके अनुसार 23.04%। तो बंजर भूमि को आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार इतना है 10.26%, और भारत का जो बंजर भूमि एटलस है उसके अनुसार आप 23.04% बंजर भूमि राजस्थान में देखते हैं। और पहले 8-9 के जो बंजर भूमि एटलस था जो जारी किया गया था 2008-9 के आधार पे, उसमें अगर देखें तो उसकी तुलना में कमी देखी है। इसका मतलब उससे पहले तो बंजर भूमि और भी ज्यादा थी। ठीक है, बहुत सामान्य सी चीजें हैं। अब देखो उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि मरुस्थलीकरण, अकाल और सूखा, और साथ में बंजर भूमि से संबंधित उपाय और कार्यक्रम, कौन कौन से उपाय और कौन कौन से कार्यक्रम किए गए। तो सीधा सवाल कई बार यहां से पूछ लिया जाता है, जो अपन ने अभी तक की बात की है कई बार वो इनको इग्नोर कर देता है और सीधा सवाल यहां से पूछ लेता है। तो इसके बारे में सीखते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले देखो एक UNCCD मरुस्थलीकरण से संबंधित बात कर रहे हैं, 1994 की बात है। आप जानते हैं कि 1992 के अंदर रियो सम्मेलन हुआ था, और 1992 के रियो सम्मेलन में ये जो मरुस्थलीकरण हो रहा है इसको रोकथाम के लिए एक संधि की गई थी 1994 के अंदर। उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। तो ये आपको याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर मरुस्थलीकरण के प्रयास को देखा जाए, अब ये मरुस्थलीकरण, अकाल और सूखे से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन सब की अपन एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मरुस्थलीकरण में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अगर देखा जाए तो 1992 का जो रियो सम्मेलन था वो काफी इंपॉर्टेंट है, और रियो सम्मेलन के बाद में ये एक संधि हुई थी 1994 के अंदर, उसको UNCCD बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। ये मरुस्थलीकरण पर रोक हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो पहली बात तो आपको ये UNCCD ये याद रख लेनी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीकरण से संबंधित कौन सा प्रयास किया गया, तो UNCCD 1994, सबसे पहले ये याद रखना है। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था। बाकी पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला जो पार्ट है उसके साथ में भी कुछ चीजों को ऐड करके अपन देख लेंगे। एक ये काजरी के बारे में आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट है इसमें काजरी है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। तो इसमें जोधपुर 1959 में इसकी स्थापना है, तो कोई विशेष बात इसमें नहीं है, आप जानते हैं काजरी के बारे में। 1959 के अंदर जोधपुर में स्थापित की गई है काजरी, और उसी काजरी के जो पूर्व निदेशक थे HS मान, उनके अनुसार ही मरुस्थलीकरण की परिभाषा दी गई थी, वो आपने सीखा है। एक है आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो आफरी भी जोधपुर में है, 1998 में आफरी का गठन हुआ है। तो चाहे काजरी की बात करो चाहे आफरी की बात करो, दोनों ही आपको जोधपुर में याद रख लेने हैं। एक 1959 में बना है और एक आपका 1998 के अंदर बना है। तो काजरी और आफरी दोनों के बारे में स्पेशल तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में कुछ कार्यक्रम देख लेते हैं। जैसे एक कार्यक्रम था सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये पिछली बार पूछा भी गया था। तो 73-74 के अंदर ये कार्यक्रम चलाया गया था। सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये 73-74 में चलाया गया था, और 11 जिलों के अंदर ये 32 ब्लॉक में कार्यक्रम चल रहा है। वित्त पोषण की बात करें तो केंद्र सरकार इसमें 75% पैसा देती है, राज्य सरकार 25%।
तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की बात करें, 73-74 की डेट आपको याद रखनी है, साथ में 11 जिले याद रखने और 32 ब्लॉक। तो 11 जिलों में चल रहा है सूखा संभावित कार्यक्रम जो 1973-74 में चलाया गया था। एक है मरु विकास कार्यक्रम, ये 77-78 में चलाया गया था। 77-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया और 73-74 में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो दोनों कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आमतौर पे चाहे कोई भी एग्जाम हो घूम फिर के यहाँ से सवाल आते रहते हैं। तो एक लगभग ये मरुस्थल जो क्षेत्र अपना इसके 11 जिलों में चल रहा है और ये मरु जो विकास कार्यक्रम है ये 16 जिले जो मरुस्थलीय जिले हैं उनके 85 ब्लॉक में ये चल रहा है। तो ये 11 जिलों के 32 ब्लॉक में और ये 16 जिलों के 85 ब्लॉक में कार्यक्रम चल रहा है। तो दोनों के बारे में आपको इनकी डेट आमतौर पे पूछ ली जाती है। तो इस आमतौर पे जो सवाल किया जाता है इनकी डेट के बारे में किया जाता है। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 73-74 11 जिले, मरु विकास कार्यक्रम 77-78 और 16 जिलों का कितना 85 ब्लॉक में कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद में देखो एक मरु प्रसार योजना चलाई गई 1999-2000 के अंदर। ये भी 10 मरुस्थलीय जिले जो है इसमें शामिल किए गए। तो मरु प्रसार योजना ये 1999-2000 की है। तो मरु प्रसार, ठीक है, तो मरु प्रसार की बात की जाए तो 99-2000 याद रखना और ये 10 जिलों के अंदर 10 मरुस्थलीय जो जिले हैं उनके अंदर ये चल रही है। तो मरु प्रसार योजना 1999-2000 और राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों के अंदर ये चलाई जा रही है। एक है देखो एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम। एकीकृत बंजर भूमि से संबंधित एक कार्यक्रम है, 89-90 के अंदर ये कार्यक्रम चलाया गया था बंजर भूमि से संबंधित और ये 18 जिलों में चलाया गया। जो सूखा संभाव्य कार्यक्रम चल रहा था और साथ में जो आपका मरु विकास कार्यक्रम चल रहा था उनको छोड़कर उनके अंदर जो जो जिले थे, एक में 11 जिले थे, एक में 16 जिले थे, उन जिलों को छोड़कर बाकी जो ब्लॉक थे उन जिलों में जो जो ब्लॉक आते हैं बाकी ब्लॉक में ये कार्यक्रम चलाया गया था, एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम। तो एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम की बात करें 1989-90 के अंदर चलाया गया। मरु प्रसार योजना की बात करें तो 99-2000 के अंदर 10 जिलों के अंदर ये चलाई गई और ये एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम ये 18 जिलों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक देखो एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम है जो 1995 का है। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम जो 1995 का है। बाद में ये धीरे धीरे कार्यक्रम है ना इनके अंदर ही मर्ज कर दिए गए है ना, इसमें मर्ज कर दिया ये आपका सूखा संभावित सारे के सारे कार्यक्रम। ये हरियालो राजस्थान जो कार्यक्रम है ये 2003 में चलाया गया। इसमें देखो इसका एक वाक्य था, हरियालो राजस्थान जो 2003 का कार्यक्रम है, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में और गांव की मिट्टी गांव में। तो ये 2003 का जो कार्यक्रम है हरियालो राजस्थान, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, ये भी आप इसमें याद रखोगे। एक भजनलाल सरकार ने, अभी आप जानते हैं कि भजनलाल जी की सरकार थी, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम जो भारत सरकार ने जो कार्यक्रम शुरुआत की थी उसको राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो एक पेड़ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे कार्यक्रम भी राजस्थान के अंदर चलाए जा रहे हैं। तो हरियालो राजस्थान 2003 और एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम ये 1995 का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ही एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम है, ये 2009 का है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बार हो सकता है कि जल के बारे में इसमें दे रखा है। तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम है, यानी जल ग्रहण का मैनेजमेंट का काम है। 2008-9 के अंदर ये कार्यक्रम चलाया गया और ये सारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015-16 से चल रही है, इसके अंदर इन कार्यक्रमों के ज्यादातर जो पॉइंट है वो इसमें शामिल कर लिए गए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो लगभग जो भी कार्यक्रम है उनको इसके अंदर वर्तमान में अपन मान सकते हैं कि इनके अंदर मर्ज करके और इसके साथ में कई सारी चीजें ऐड की जा रही हैं। इसके वित्त पोषण को भी जो 75-25 होता था उसके वित्त पोषण को भी इस योजना के अंदर कितना कर दिया, 60:40 कर दिया। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको याद रख लेनी है, 2015-16 के अंदर वित्त पोषण की बात करें 60:40 है। इधर ये एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम 2008-9 का कार्यक्रम है। ये आप अपनी रिवीजन क्लास है तो इसमें थोड़ा सा आप इनको अपने हिसाब से बाद में याद करना, किसी भी डेट ट्रिक वगैरह लगा के। एक है निरांचल योजना। निरांचल की बात करें तो ये 2016 की है, इंपॉर्टेंट योजना है निरांचल। और इसके वित्त पोषण की बात की जाए तो विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषण दिया जा रहा है। राजस्थान के इसमें 2 जिले आते हैं, एक उदयपुर जिला आता है और एक साथ में जोधपुर जिला। तो उदयपुर और जोधपुर के अंदर ये निरांचल योजना जो 2016 से चल रही है
और वित्त पोषण की बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पे मदद की जा रही है। कई सारे ऐसे कार्यक्रम है राजस्थान में जिसमें विश्व बैंक हमारी मदद करता ही रहता है, और साथ में न्यू डेवलपमेंट का भी कई बार हेल्प लिया जाता है। इसके अलावा जो जायका है, जापान की जो एजेंसी है, उस जायका की भी मदद ली जाती है ऐसे कार्यक्रमों के अंदर। लेकिन लगभग आमतौर पे विश्व बैंक भी ऐसी मदद करता रहता है। तो निरांचल योजना की बात करें तो 2016 में निरांचल योजना चली। वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा उदयपुर और जोधपुर जो जिले हैं उन जिलों के अंदर ये निरांचल योजना चल रही है। इसके अलावा देखो, एक रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना है। ये अपना इकोनॉमिक सर्वे उसमें डाल रखा है, इसलिए आप इसको भी याद रखना कि राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना ये मई 2018 के अंदर ये योजना चलाई गई, राजस्थानी जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। इसमें भी देखो वित्त पोषण की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगभग 70% पैसा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, और 30% इसमें मदद करने का काम कर रहा है वो सरकार कर रही है, यानी राजस्थान सरकार। तो ये जो है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। तो राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना मई 2018 में शुरू की गई थी। और वित्त पोषण की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको याद रखना है, कोई भी ट्रिक वगैरह लगा के इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल आएगा तो ये पूछ सकता है कि पश्चिमी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना चलाई जा रही है किसकी मदद से, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी मदद से किया जा रहा है। मई 2018 से कार्यक्रम चल रहा है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना। एक राजीव गांधी जल संचय योजना है जो 2019 से चल रही है। तो राजीव गांधी जल संचय योजना की बात करें 2019, इसमें याद रखोगे। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष बात बची नहीं है। अब जो भूजल स्तर है उस भूजल स्तर की रिपोर्ट और देख लेते हैं। तो भूजल स्तर की बात करें तो केंद्रीय भूजल बोर्ड एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और उस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में ब्लॉक अपने को देखने हैं कि भूजल से संबंधित कौन कौन से ब्लॉक राजस्थान में है। तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना पूरी रहती है। यहाँ से वो एग्जामिनर सवाल पूछता है कि राजस्थान में भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने ब्लॉक हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि राजस्थान में 302 ब्लॉक हैं। राजस्थान में 302 ब्लॉक, यानी राजस्थान को लगभग ब्लॉकों में बांट लिया। और राजस्थान में वर्तमान में देखा जाए तो भूजल के आधार पे अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं, और उसके आधार पे तय होता है कि इस ब्लॉक में पानी नहीं रहा, इस ब्लॉक में ठीक ठाक पानी है। तो 302 ब्लॉक हैं राजस्थान में। अब इस ब्लॉकों को अपन ने 5 कैटेगरी बना दी इनकी, और ये 2023 के अनुसार और 2024 के अनुसार इन ब्लॉकों की संख्या को अपन देखेंगे। अब आपको ये जानना है कि जो 5 कैटेगरी है यहां से सवाल पूछ लेते हैं। एक कैटेगरी है इसकी अति दोहित, या उसको बोलते हैं डार्क जोन, यानी ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे हो सकता है कि नलकूपों के द्वारा जमीन के अंदर से पूरा का पूरा जल निकाल लिया गया हो और वहां पे अब उस क्षेत्र के अंदर जल नहीं बचा हो। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर और कोई नलकूप ना लगे, उसकी वजह से वहां पे उस क्षेत्र को डार्क जोन के रूप में घोषित किया जाता है। और जो डार्क जोन होता है उसके लिए सरकार को फिर प्रयास करने पड़ते हैं कि इस क्षेत्र को कैसे हम आगे लेके आएं, या इस क्षेत्र में जो समस्याएं आ सकती हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो एक बेसिक अनुमान भी लगाया जाता है सरकार के द्वारा। तो अति दोहित जो क्षेत्र होता है या डार्क जोन होता है, इस डार्क जोन का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लगभग पानी एकदम से समाप्त हो चुका है। तो 2023 की रिपोर्ट तो ये कहती थी कि 219 जो ब्लॉक हैं वो डार्क जोन में है। अब 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अपने को देखना है तो 302 ब्लॉक राजस्थान में टोटल है, उनमें से 214 ब्लॉक यानी सर्वाधिक अपन मान सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जो ब्लॉक हैं, यानी 302 में से 214 जो ब्लॉक हैं वो आपके डार्क जोन में शामिल है वर्तमान में। अब ये सीधा सीधा डाटा अपने से पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में डार्क जोन कितने हैं, तो 214 जो है वो डार्क जोन है, यानी 302 ब्लॉक है टोटल, और 302 में से 214 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में आते हैं। एक तो होगा कि एकदम यहाँ पे पानी लगभग समाप्त हो चुका है और ऐसे क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित किया जाता है। एक सुरक्षित जोन देखते हैं कि राजस्थान में कि उस क्षेत्र में चलो अभी तक बचाव ठीक है और उस क्षेत्र में अभी पानी की समस्या नहीं है, उस क्षेत्र के लोगों के सामने शायद हो सकता है कि इतने समय तक पानी की समस्या नहीं आने वाली। तो सुरक्षित दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले 2023 के अनुसार 38 थे, लेकिन वर्तमान में सुरक्षित की संख्या भी एक कम हो गई है, यानी 37 सुरक्षित बचे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि जो सुरक्षित जोन है वो भी धीरे धीरे
आपके कम होते जाएंगे। तो 38 की बजाय 37 तो हो चुके हैं और धीरे धीरे ऐसे ही दोहन चलता रहा तो जो सुरक्षित जोन है वो भी धीरे धीरे इसमें विषम के अंदर, अर्ध विषम के अंदर, या धीरे धीरे वो हो सकता है कि डार्क जोन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखो सुरक्षित जोन है उसमें भी कमी आई है एक की, 37 जोन ऐसे बचे हैं जो सुरक्षित है। तो सुरक्षित कितने हैं? 37। तो ये सुरक्षित का आंकड़ा आपको याद रखना है 37 और डार्क जोन 214 है। इसके बाद में विषम परिस्थिति वाले, यानी जहां पे अभी उसको डार्क जोन तो नहीं बनाया गया लेकिन वहां पे क्रिटिकल कंडीशन है, वहां पे कभी भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उस क्षेत्र का थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। पहले विषम की बात करें तो 22 थे, लेकिन वर्तमान में विषम जो जोन है वो राजस्थान के अंदर 27 है। फिर अर्ध विषम की बात करें तो अर्ध विषम पहले 20 थे, यानी ये सेमी क्रिटिकल मान सकते हैं अपन कि जहां पे अभी थोड़ी समस्या स्टार्ट हुई है। तो पहले 20 थे लेकिन वर्तमान में सेमी क्रिटिकल भी 21 हो चुके हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि विषम और अर्ध विषम की संख्या भी आपको लगभग बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब सुरक्षित की दृष्टि से देखा जाए और ये विषम और अर्ध विषम जो है ये संख्या भी आपको नजर आ रही है। पहले यहाँ पे 38 थे, ये आपके 22 थे, अब ये 27 हो गए, ये 20 थे, ये 21 हो गए। इसका मतलब ये क्षेत्र भी बढ़ते जा रहे हैं। लवणीयता की बात करें तो पहले भी 3 ही थे लवणीय क्षेत्र और वर्तमान में भी 3 लवणीय जोन है राजस्थान के अंदर। ऐसे करके आपको याद रखना है कि टोटल राजस्थान में 302 ब्लॉक हैं। इन 302 ब्लॉकों में इनको याद रखना है कि लवण में वैसे भी जैसे लवण है, उस लवण के अंदर वैसे भी 3 नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 नाम आ रहे हैं तो ऐसे याद रख लेना 3 ही लवणीय है। लवणीय कितने हैं? 3 ही। एक है अर्ध विषम, सेमी क्रिटिकल। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी कंडीशन खराब होती है तो अपन 21 रुपए का प्रसाद बांटना स्टार्ट कर देते हैं कि साहब प्रसाद चढ़ा देंगे, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सेमी क्रिटिकल यानी अर्ध विषम की बात करें तो 21 है। विषम की बात करें तो विषम यानी ये क्रिटिकल कंडीशन वाले ये लगभग 27 है। और आपके सुरक्षित की बात करें तो सुरक्षित 37 जो जोन है या क्षेत्र है वो सुरक्षित है। और 214 ब्लॉक की बात की जाए तो 214 ब्लॉक राजस्थान में आप डार्क जोन के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से आपने इन सब चीजों के बारे में देखा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके बारे में सवाल किया जा सकता है। अब इस भूजल की बात करें तो भूजल स्तर को गिरने से तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो अब भूजल के बारे में पढ़ा है तो भूजल से संबंधित आपको 2 विशेष योजनाएं हैं जिनके बारे में याद रखना है। एक देखो भारत सरकार का मिशन चलाया गया, अटल भूजल योजना चलाई गई भारत सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार की। तो 2 योजनाएं पढ़ेंगे भूजल से संबंधित और साथ में वर्षा जल संरक्षण से संबंधित। एक भारत सरकार की है जो अटल भूजल योजना है और एक राजस्थान सरकार का यह अभियान है जिसको बोलते हैं अपन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो ये राज्य सरकार का है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बात करें तो ये राज्य सरकार का है और ये आपका अटल भूजल योजना की बात करें तो ये आपकी केंद्र सरकार की है। तो अटल भूजल योजना केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बात करें ये राज्य सरकार का है, ठीक है। ये सारे अभियान, सारी योजनाएं अपन विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं इनके ऊपर। एक ये साथ में जैसे मान लो कोई आप में से जैसे इस बैच में जुड़ना चाहे तो ये बैच भी चल रहा है अपना और इसमें स्पेशल वही 7 टॉपिक लिए जा रहे हैं जो आपके भूगोल के जो 60 नंबर का जो है यानी 60 अंक का जो भूगोल दे रखा है आपको, भूगोल और आर्थिक समीक्षा, तो उससे संबंधित ये बैच चल रहा है जिसमें आपको सारी चीजें मैं बहुत विस्तार से करवा रहा हूँ। बहुत आसानी से अपन सारी चीजों को कवर कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जो ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन भी कर सकता है और खूब सारे लोगों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है। ये नंबर है, इस पर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस पर कॉल करके और देख सकते हैं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, वरना आप इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद में इस के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखो ये आपको समझना था कि ये योजना है तो 2 योजनाएं अपन देखते हैं। भूजल की बात करें तो भूजल से संबंधित आपको 2 योजनाएं दिखाई देंगी, भूजल स्तर को गिरने से और वर्षा जल संरक्षण के लिए। अटल भूजल योजना केंद्र सरकार की और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बात करें तो ये राज्य सरकार। अब इसमें आपको सबसे पहले अटल भूजल योजना की बात कर लेते हैं। 2 योजनाएं अपने को देखनी है भूजल से संबंधित। तो अटल भूजल योजना, पहली बात तो ये याद रखनी है कि केंद्र सरकार की है, साथ में ये 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी और इसमें सहायता जो कर रहा है वो विश्व बैंक इसमें सहायता कर रहा है।
तो भूमिगत जल के मामले में कि भूमिगत जल जो है उसके स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार तो काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ में जो विश्व बैंक है वो भी मिलकर काम कर रहा है। तो विश्व बैंक की सहायता से ये केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जो 25 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुई थी। तो 25 दिसंबर 2019 अटल भूजल योजना, केंद्र सरकार सहायता की बात करें तो कौन कर रहा है, विश्व बैंक इसमें सहायता कर रहा है। ठीक है। एक है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये अभियान जो है ये राज्य सरकार का अभियान है, अपने राजस्थान गवर्नमेंट का, और ये अभियान 2016 में शुरू किया गया था। 27 जनवरी 2016 को इसका 1.0 वर्जन स्टार्ट हुआ था, यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 2016 में स्टार्ट हुआ। और इसका सेकंड फेज यानी 2.0 की बात की जाए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ये फरवरी 2024 में स्टार्ट हुआ है। ये राज्य सरकार का अभियान है, तो इसमें भी आप याद रखना, अपना इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये दे रखा है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2024, ये 2.0 स्टार्ट हुआ है। और 2016 से आप जानते हैं कि अभियान पूरे राजस्थान में जो भूमिगत जल है और साथ में जो जल संरक्षण है उसको, वर्षा जल संरक्षण है उसको लेकर प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के संदर्भ में आपने 3-4 टॉपिकों की बात की थी, उन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया है विस्तार से। बाकी बैच चला ही रखा है, उसके अंदर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो इन नंबरों पे कॉल करके ज्वाइन कर ही सकता है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या देखा आपने। एक तो कुछ सूखे के प्रकार देखे थे। सूखे के प्रकारों की बात करें तो एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। इसमें से इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो एक आपने पढ़ा है इसमें, सामान्य सूखा क्या होता है, 25% की गिरावट और 50% की गिरावट आती है। तीव्र सूखा मौसम यानी किसी मौसम विशेष में अगर औसत कमी हो जाए बरसात में, और फसली सूखा किसी फसल विशेष के लिए कमी हो जाए। मृदा की नमी में कमी आ जाए, मृदा नमी सूखा, और जल संसाधन अगर सूख जाए तो वो जलीय सूखा होता है। और पूरी पारिस्थितिक तंत्र अगर बिगड़ जाए तो वो पारिस्थितिकी। तीजो कुरियो आठों काल यानी 3 साल में अकाल पड़ता है, अर्ध अकाल, और पूरे 8 साल में लगभग अकाल रिपीट होता है। पश्चिमी राजस्थान में अकाल जैसी समस्याएं ज्यादा मिलती हैं पूर्वी राजस्थान की तुलना में। यहाँ पे लगभग 3-3 साल 4-4 साल में आपको अकाल रिपीट होता हुआ नजर आएगा। उधर पूर्वी राजस्थान भरतपुर धौलपुर में लगभग 8 साल से आपको अकाल जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। उसके बाद में सूखे की आवृत्ति में ये जिले देख लिए, 3 साल में एक बार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, 4 साल में एक बार में बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, और 8 साल में एक बार लगभग पूर्वी राजस्थान के अंदर दिखाई देता है। 15 साल 20 सालों में से 15 सालों का इतिहास ऐसा रहा जहाँ पे 18 से 27 जिले प्रभावित रहे, और लगभग 20% से 90% जनसंख्या इसमें प्रभावित रही। ये अन्न का हो जाए, जल का हो जाए, तरण और अन्न जल तीनों की कमी आ जाए तो वो त्रिकाल होता है। ये 40वां अकाल है जो 1840 1783 ईस्वी, ये 56वां अकाल है जो आपका 1956 विक्रमी संवत, और साथ में 1899 ईस्वी एक महाअकाल है 1987 वाला जो ये पड़ा था। इसके बाद में ये ऐसे साल रहे जहाँ में सभी के सभी जिले 78, 79, 81, 82 में 26 जिले पूरे के पूरे प्रभावित रहे। 86, 87 में पूरे 27 जिले, 88, 88 में पूरे 27 जिले, और 91, 92 के अंदर पूरे 30 के 30 जिले अकाल से प्रभावित रहे। और 2002 में जो 32 जिले थे पूरे के पूरे प्रभावित रहे। तो 2002-3 का जो ऐसा साल था कि आज तक का सबसे भीषण अकाल इसको अपन मान सकते हैं कि लगभग 32 जिले और पूरी राजस्थान की 40,000 के आसपास के जो गांव थे वो राजस्थान के अकाल से प्रभावित रहे। निम्न जो जिले प्रभावित रहे उनमें एक 10-11 का साल है जो 2 जिले थे, और एक 22-23 का साल है जिसमें 1 जिला था। 24-25 में लगभग 20 जिले अकाल से पीड़ित रहे, और 5,897 गांव इससे प्रभावित रहे। अभावग्रस्त सबसे ज्यादा घोषित किया गया 2024-25 में टोंक बांसवाड़ा को, न्यूनतम 12 और सवाई माधोपुर क्षेत्र को घोषित किया गया। यह अकाल रात मैनुअल बनाया गया था 1962 में अकाल रात कार्यों से निपटने के लिए। मरुस्थलीकरण की परिभाषा आप जान ही चुके हैं, मरुस्थल का ऐसे क्षेत्र में प्रसार हो जाना जहाँ पे मरुस्थल नहीं था। मार्च अप्रैल के महीनों के अंदर ये ज्यादा होता है जुलाई तक, और उत्तर प्रदेश हरियाणा की तरफ ये लगातार फैलता जा रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ कारण देखिए, मानवीय कारण, कुछ प्राकृतिक कारण, और ये सारी की सारी चीजें। ये मरुस्थलीकरण लगभग राजस्थान में 57% भाग है, उसमें बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी, पाली, जयपुर, इस साइड में मरुस्थलीकरण आपको ज्यादा फैलता हुआ दिखाई देता है, यानी मरुस्थल का प्रसार इन जिलों में आपको ज्यादा दिखता है। पाली में इसकी भयंकर तीव्रता देखी जा सकती है। ये रिपोर्ट्स आई 2007 और 16 की, उसमें रिपोर्ट्स के आधार पर पता लगा कि राजस्थान में मरुस्थल में कमी आई है, लेकिन ओवरऑल भारत की बात की जाए तो भारत में मरुस्थलीकरण जो है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिली है। ये साथ में पूरे भारत में अगर मरुस्थलीकरण के अंतर्गत क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान जो है पूरे भारत में लगभग 21.53% भाग जो है वो राजस्थान का आता है।
ये बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड 2016 का, मुख्यालय जयपुर। 2022 में पुनर्गठन, ये कुछ कार्य, ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार बंजर भूमि 10.26, और वैसे अगर उस एटलस के, भारत के एटलस के अनुसार देखें तो 23.04% है। फिर कुछ योजनाएं हैं जिनमें आप यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है, फिर काजरी जो जोधपुर में, आफरी जोधपुर में 1959 और 1998 की बात करें। उसके बाद में ये सूखा संभावित क्षेत्र 1973-74 11 जिलों के अंदर, मरु विकास 16 जिलों में 77-78 के अंदर कार्यक्रम चलाया गया। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 95 हरियालो 2003 के अंदर, जिसमें खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में और गांव की मिट्टी गांव में, इस प्रकार का स्लोगन दिया गया हरियालो राजस्थान में। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम 2009 का है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो 15-16 की योजना है, 60-40 का अनुपात उसमें। निरांचल में विश्व बैंक आपको याद रखना, 2016 याद रखना है। उदयपुर और जोधपुर जिले जो हैं इसमें मुख्य आते हैं, उनके बारे में थोड़ा विशेष याद रखना। ये जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना मई 2018 की वित्त पोषण न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सबसे ज्यादा है, 70% के आसपास। राजीव गांधी जल संचय योजना 2019 की है। ये आपके डायरेक्ट जोन 302 ब्लॉक हैं टोटल, उनमें से 214 जो ब्लॉक हैं वो सबसे ज्यादा अति दोहित या डायरेक्ट जोन में आते हैं। सुरक्षित की बात करें तो 37 हैं, और ये विषम वाले आपके 27 हैं, अर्ध विषम वाले 21 हैं, और लवणीय 3 हैं, और ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उसके बाद में 2 योजनाएं पड़ी हैं भूजल स्तर को गिरने से बचाने के लिए और जल संरक्षण से संबंधित। अटल भूजल योजना केंद्र सरकार की है, और मुख्यमंत्री जल स्वलंबन अभियान, उसके 2 चरण चलाए गए, और पहले चरण की बात करें 16 में चला, दूसरा चरण 24 में। अटल भूजल योजना केंद्र सरकार है, 25 दिसंबर 2019, सहायता विश्व बैंक के द्वारा, और साथ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राज्य सरकार 27 जनवरी 2016, और इसका 2.0 जो वर्जन है वो फरवरी 2024 में चलाया गया। इस तरीके से अपन ने जो इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक थे उनके बारे में अपन ने बात की। बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी, और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको अपन और कर लेते हैं, तो उसके बाद में इस टॉपिक में कुछ बचता नहीं है। और ये ऐसा मामला है जहाँ पे आमतौर पे एग्जामिनर सवाल करता ही करता है। ये ऐसे टॉपिक है तो आप इन टॉपिकों को इग्नोर नहीं कर सकते, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से ठीक ठाक तरीके से आपको सीख के जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक रिवीजन के तौर पे अपन ने बात की है। बाकी अपना बैच चल ही रहा है, जो कई सारे स्टूडेंट उसमें जुड़ चुके हैं, और आप में भी से कोई इच्छुक है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली ज्योग्राफी का बैच है जिसके अंदर ओनली 60 नंबर का ज्योग्राफी वाला मैटर करवाया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं सभी को दूसरी क्लास के अंदर। थैंक यू।